स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेवी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल एलसी का चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। एलसी के बारे में ऑलरेडी मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं या आइकॉन में भी दे देता हूं। मगर जब आप एलसी में काम करना चाहते हो, तो जब आप एलसी करना चाहते हो, अगर आपको कभी ऐसा डाउट आएगा सर एलसी इतना पेमेंट सिक्योर है क्या, देखो एलसी 100% सिक्योर है। आपका पैसे कहीं नहीं भागेंगे। अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से एलसी मिला है तो वो एलसी कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता है, और वो भी लेजिट बैंक से मिला है। अगर कोई कॉर्पोरेट बैंक से है तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो खुद ही बैंक उड़ सकता है। तो फिर आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पे आपको बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या चीजें मैटर होती है। एक तो बैंक की सिक्योरिटी होती है, ऑलमोस्ट पैसा ही मामला है। अगर बैंक ने बोला मैंने एलसी दिया है तो एलसी का पैसा आने वाला गारंटी है। बट आपको ये देखना होगा कि भैया मैंने उसका कंडीशन मीट किया है कि नहीं किया। उसने जो जो डॉक्यूमेंटेशन एलसी में लिखा था वो सारे मैंने दिए हैं या नहीं दिए। अगर नहीं दिए तो आपके 100% पैसे फंस सकते हैं। 100% क्या 200% पैसे फंस सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक दिक्कत है। अभी देखो, एडवांस में बायर फंसेगा, क्रेडिट में आप फंसोगे, मगर ये मिड वाला रास्ता जो बोलते हैं ना, बीच वाला रास्ता, वो कौन सा है? वो एलसी है। यहां पे क्या होगा कि ना बायर फंसने वाला है ना सेलर फंसेगा। क्योंकि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को क्या होता है, इंपोर्टर बोलेगा यार मैंने पैसे दे दिए इसने माल नहीं भेजे, तो एक्सपोर्टर बोलेगा यार मैंने माल दे दिया इसने पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूं। एलसी पे आप काम कर सकते हो। एलसी गवर्नड होता है इंटरनेशनल लॉ पे, और हर एक बैंक उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। अभी ऐसा नहीं कि कोई बैंक नहीं बोलेगा नहीं नहीं हम एलसी इशू किया है मगर उसका पैसे हम नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें आपको कंप्लाई करके ही चलना पड़ेगा। एलसी के प्रोसेस में अगर एचडीएफसी को मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया, कोई मेरा फेवरेटिज्म नहीं है, आप अपने अपने बैंक के हिसाब से आप चुन सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो कि एलसी का प्रोसेस क्या होता है। अभी कुछ बैंक में क्या होता है, एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। अभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, क्रेडिट कार्ड इमीडिएटली नहीं देंगे, वो आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे, आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे, आपका स्टेटमेंट मांगेंगे, आपका इनकम का प्रूफ मांगेंगे, आईटीआर मांगेंगे, कुछ तो मांगेंगे, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के एलसी का मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट है, उसमें भी क्या होता है काफी बैंक्स कोलैटरल नहीं मांगते हैं, वो एलसी आपके टर्नओवर पे भी दे देते हैं। तब क्या होता है, आईसी कोड चाहिए, केवाईसी आपका प्रॉपर्ली अपडेट होना चाहिए, आपका क्रेडिट लिमिट कितना है, वो लोग बैंक वाले सोच के समझ के उसको सेट करते हैं। अगर एक बार सेट हो गया, उससे ज्यादा आपको एलसी चाहिए, मान के चलो 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ का मैंने एलसी ले लिया। अभी एलसी का लिमिट है 1 करोड़, मगर मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है 2 करोड़ का, तो वो मांगेगी सर आप देखो आपका लिमिट 1 लाख का है, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप कोलैटरल रखना पड़ेगा, एफडी कर दो, कुछ भी कर दो, उसके कोलैटरल रख के भी आप एलसी उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर, वरना क्या है, जितना एलसी बना रहे हो उतना पूरा कैश आप रखवा दो, वो भी चलेगा, मगर वो बैंक टू बैंक रहता है। कुछ बैंक टेढ़े मेढ़े अप्रोचेस करते हैं, मगर थोड़ा बहुत आप ढंग से बात करोगे तो काम हो जाएगा। अभी मैं ये कमेंट मैं दे नहीं पाऊंगा कि सारे बैंक को ये समझ होती है। मैंने काफी बैंक के बहुत बुरी हाल देखी है, उनके मैनेजर्स को खुद नहीं पता होता एलसी क्या होता है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में टायर 2 टायर 3 छोटे गांव हैं, वहां पे हो सकता है कि यार टेढ़े मेढ़े लोग मिल जाए और बैंक मैनेजर को ही नहीं पता एलसी क्या होता है, और उसने कहानी बनाना शुरू करे। कोई भी जबान की कीमत एक्सपोर्ट में नील है, मतलब शून्य। अगर किसी ने मुंह पे जबान पे कुछ बोला ना, नहीं सर ये नहीं, ये रूल ये है, भाई बता कहां पे लिखा है, बस यही चीज होती है। आप अगर उसको लिखित में कुछ मांगोगे ना, उसका साथ फूलने लग जाता है। अगर एक बंदे का साथ फुला दिया तो आप जैसा आप चाहते हो, जैसा आपका रूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली वो बाइंडेड हो जाते हैं। काफी लोग कहानी बनाते हैं, बहुत सारे कहानी बनाते हैं। एक तो मैंने 2-3 कॉल्स तो मैंने खुद लिए हुए हैं, जो मेरे पार्टनर्स है, जूनियर्स है, स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत बुरी हाल पे फंसते हैं। सर एलसी में ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब उनके मैनेजर्स के साथ जब बात करते हैं ना, तो तब समझ में आता है वो मैनेजर को कुछ नहीं पता, वो कहानी बना रहा है, राइट। जब पता नहीं होता है तो पता नहीं है, अभी पता नहीं है बोलने में शर्म आती है तो फिर वो कहानी बनाता है। अगर कहानी बनाते बनाते हमारे जैसे लोगों से फंस जाता है तो फिर उनकी हाथ फूल जाती है कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी जो जिसका अकाउंट है उससे ही हम बात करेंगे, उससे ही तो बात करो, मगर एंड ऑफ द डे ये चीजें तो क्लियर आउट करो, वरना दिक्कत होगा, राइट। तो काफी लोगों को ऐसा होता है, लोग खेलते हैं आपके साथ। तो बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद और दूसरा एलसी का वीडियो देखने के बाद आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बाय रूल्स है, बाय पेपर है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी आएगी
सीधे जाओ HDFC के वेबसाइट पे और इनको पकड़ो यहाँ पे, ये सारे उनकी चार्जेस है, राइट। तो मैं सारे लेजिट प्रूफ बता रहा हूँ, यहाँ पे मिल चुका है इसलिए मैं दे रहा हूँ HDFC का, वरना किसी भी बैंक का भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होता ही है। ऐसा नहीं कि कोई भी मनमानी से मैनेजर कोई भी चार्जेस डाल के लिख लेगा, राइट। तो यहाँ पे LC जब इशू हो जाती है, आपको क्या होगा, एक्सपोर्टर बैंक को इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपके बैंक में इंफॉर्मेशन आएगी, अगर आप इंपोर्टर हो तो किसी और के बैंक में आप इंफॉर्मेशन भेजोगे। तो जब ये LC इशूड सेंड हो जाता है बाय एक्सपोर्टर्स के बैंक में, वो भी वाया शिफ्ट कोड होता है। अगर अभी रशिया को शिफ्ट कोड जाएगा क्या, अभी रशिया शिफ्ट से बाहर है, तो रशिया में LC का सिस्टम नहीं है, क्योंकि वाया शिफ्ट आप काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट और जो भी शिपमेंट और डॉक्यूमेंट जो सबमिशन होना चाहिए बाय एक्सपोर्टर, वो आएगा उसके बैंक में, एक्सपोर्टर के बैंक को देगा। एक्सपोर्टर का बैंक क्या करेगा, HDFC बैंक में डॉक्यूमेंट भेजेगा, और HDFC बैंक वाले सारा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और सब कुछ ठीक है तो पेमेंट क्लियर कर देंगे। अगर कोई भी गड़बड़ी आई तो बोलते हैं यार 1-2 डॉक्यूमेंट आपने कम दिया, तो फिर वो मंगवाएंगे। अगर नहीं आया तो फिर वो पेमेंट नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। कोई भी एक छोटी डॉक्यूमेंट मिस हो जाती है या कोई सर्टिफिकेट मिस हो जाता है तो पेमेंट नहीं जाने वाला है, ये क्लियर कर लो अपने आप, ठीक है। तो यहां पे क्या ऐसा हो सकता है क्या LC रिजेक्ट हो जाए या LC हमें दे ना, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉमन इश्यूज क्या होता है, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, आपका वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, नया बैंक है, नया कंपनी है, सॉरी नया बैंक नहीं, नया कंपनी है, अभी मेरा कोई औकात नहीं है, अभी मैं सीधा बैंक को जाके बोलूंगा कि मुझे 1 करोड़ का LC चाहिए, वो तो मुंह पे मना करेगा, भाई 1 करोड़ का तुमको कोलेट्रल रखना पड़ेगा या तुमको हम दे नहीं सकते। तो ना वर्किंग कैपिटल लिमिट है, ना यहाँ पे क्रेडिट है, और कोई मार्जिन भी नहीं है, कोलेट्रल भी नहीं है, और आपका डॉक्यूमेंट कहीं पे कुछ है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपरली आपका कंपनी सेटअप नहीं हुआ, तो ऐसे कोई भी चीज़ें हैं तो दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे कोई सैंक्शन का रिस्क है, क्योंकि कंप्लायंसेस में कोई दिक्कत आती है, या आपके बैंक के साथ आपका बुरा रिलेशन है, ये भी हो सकता है। रिलेशन मतलब ऐसा नहीं कि मामा का लड़का होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, बट एंड ऑफ द डे क्या है, अगर एक बैंक के साथ अगर आपका ट्रांजैक्शन ठीक चल रहा है तो आपको बैंक सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनके खाते में आपका पैसे पड़े हुए हैं, उनके खाते में आपके FDs है, सारा सब कुछ है। अगर है तो चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं चलने वाला। अगर ऐसा कोई रेफ्यूज मतलब कोई रिजेक्ट करेगा आपको LC अप्लाई करने के बाद, तो क्या होता है, एक चीज है कि आपका अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करो या उनको कोलेट्रल का ऑफर दो। अगर कोलेट्रल देते हो तो उसको वैल्यूएट करेंगे, और वैल्यूएशन के ऊपर अगर ठीक ठाक निकल गया तो आपको LC आ जाता है। अगर कोलेट्रल अंडर वैल्यू है तो फिर सेम वैल्यू पे लेके आओ या अबव द वैल्यू दो, वरना ये नहीं मिलने वाला। या कोई और बैंक या NBFC से आप पूछ सकते हो, मगर वहां पे भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा, फीस वगैरह बहुत ज्यादा चला जाएगा, वो भी थोड़ा देख लो। यहाँ पे 100% मार्जिन बेस्ड LC मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी अल्टरनेट टर्म अगर आप यूज कर सकते हो तो प्लीज यूज करिए। अगर आपको LC का दिक्कत आ रहा है, आपका औकात नहीं है, आपको कोलेट्रल भी नहीं है, ना यहाँ पे क्रेडिट टर्म पे कर सकते हैं, तो कोई और पेमेंट टर्म पे आप देख लो। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, जहां तक मेरा दिमाग में ये है कि अगर आपका इरादा गलत नहीं है, आप माल मंगवाना चाहते हो, आप पैसे देना चाहते हो, तो आपको LC में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। अगर आपका इरादा गलत है, जैसे दुबई में काफी सारे लोगों के इरादे गलत है, तो बोलते हैं आप माल भेज दो, डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट पेमेंट या डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, बाद में हम लोग आपको पेमेंट देंगे या ओपन अकाउंट में देंगे, तो पैसे आएगा ही नहीं, तो पैसे बहुत बुरी हाल पे डूब जाएगा, तो फिर आपका बिजनेस खराब हो सकता है। काफी लोग बोलते हैं सर आप इतना नेगेटिव क्यों हो दुबई के बारे में। दुबई के बारे में नेगेटिव नहीं हो, दुबई बहुत अच्छी मार्केट है, मगर जो वहां पे इंडियंस बैठे हैं ना, हमारे लोग बैठे हैं ना वहां पे डील करने के लिए हमारे साथ, वो गलत है। वो लोग चाहते हैं हमारे पैसे से ही उनका धंधा चले, उनका कोई कैपिटल ना फंसे, हमारे पैसे से ही रोटेशन में डालते हैं, उसका मार्जिन निकालते हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, और हमारे पैसे खा भी जाते हैं, उसका कोई दो राय नहीं है। फ्री जोन में कंपनी खोलो, फिर स्कैम करो और भाग जाओ। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। ये सिर्फ मेरे बारे में या किसी और के बारे में नहीं है, काफी सारे मेंटर्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं, वो लोग भी इन ट्रैप में फंसते हैं और लोगों को फंसाते भी हैं। जो बच्चे बिजनेस सीखने आते हैं, जो बिजनेस ओनर्स है, सर मुझे बिजनेस सीखना है, मुझे कैसे करना है, इन चीजों में भी लोग फंसा देते हैं। कम से कम ECGC से भी अगर आप वेरीफाई कराते हो ना एक कंपनी का प्रोफाइल, तो भी आपको पता चल जाएगा ये कितना कंपनी पानी में है, कितना ऊपर है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है।
अगर एक बार एलसी इशू हो जाता है, क्या उसको आप रुकवा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकवा सकते हो अंडर यूसीपी 600, क्योंकि सारे बैंकों को रूल्स फॉलो करने हैं। अगर यहां पे कोई भी गड़बड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता बैंक। अगर आपने एक बार इंपोर्ट कराया और उसने बैंक सब में एलसी इशू हो चुका है, अगर उसने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली आपके बैंक को दे दिया है, तो पेमेंट जाना ही चाहिए। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बैंक की जिम्मेदारी है। एलसी यहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पे कोई भी आपका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो या आपके कोई भी डिस्टर्बेंसी हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक मस्ट ऑनर पेमेंट इफ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लाई। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपके इंपोर्टर ने मतलब आपके एक्सपोर्टर ने अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से दिया है, तो आपका पेमेंट आना चाहिए। ये बैंक की जिम्मेदारी है, इससे आपके क्लाइंट का क्या लेना देना उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं इंपोर्टर हूं और आप एक्सपोर्टर हो, आपने सारा एक्सपोर्ट कर दिया और सारे डॉक्यूमेंट आप अपने बैंक को दे दिया, अपने बैंक मेरे बैंक को भेज दिया, तो ये मेरी बैंक की जिम्मेदारी है कि आपको पैसे दे देना। मेरे पास पैसे है, मैंने कोलेटरल दिया नहीं दिया, मेरे क्रेडिट लिमिट पे उन्होंने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे और मेरे बैंक के बीच में क्या संबंध है, उससे आपको एक पैसे का भी लेना देना नहीं है। आपको बैंक ने एलसी दिया ना, तो बैंक की जिम्मेदारी है आपको एलसी पे कर, मतलब जो भी पैसे देने वो देने का। यहां पे कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है। इंपोर्टर मतलब मैं लीगली कोई भी पेमेंट स्टॉप नहीं कर सकता हूं। मैंने एलसी इशू करा दिया, आपने पेमेंट निकाल दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे दे दिए, कोई भी मेरा लीगल बाइंडिंग नहीं होता है कहां पे इसको पेमेंट रोक सकूं, कोई भी चांस नहीं है। तो आप इतना मान के चलो, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, आप ये सोच रहे हो कि सर मुझे जब एक्सपोर्ट करूंगा, अगर एलसी के अंदर मेरे पैसे फंस सकते हैं क्या? फंस सकते हैं जब आपने डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं किया। अगर आपने डॉक्यूमेंट पूरा किया है, कंप्लायंस पूरा फॉलो किया है, आपका पैसे कहीं पे भी नहीं रुकने वाला है, ये गारंटी है। राइट? ये कोई भी बैंक से भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि रोहित ने बोल दिया तो हो गया, नहीं, ये बैंक वाले बोलते हैं। आप जाके चेक कर लो, सर अभी मैं एलसी इशू करा देता हूं और जैसे वो डॉक्यूमेंट दे देगा, आप मैं एलसी कैंसिल कर देता हूं, ये चलेगा क्या? एक बार बैंक वालों को पूछ के देखो, वो आपको बता देंगे ठीक ढंग से। ठीक है? तो इसमें आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? सर अभी एक बार मेरा अगर डॉक्यूमेंट आ गया, मेरे पैसे तो जाने वाले हैं ना, मुझे आज नहीं तो कल बैंक वालों को देना है, या कोलेटरल को वो मॉर्गेज कर लेंगे। तो दिक्कत ये है कि यहां पे जब भी आप एलसी यूज करते हो, उसमें स्ट्रिक्ट नॉर्म्स डालो कि ये सारी चीजें फॉलो होना चाहिए। अगर नहीं फॉलो हो रहा है, उसमें दिक्कत है, तो उनको बोल देना कि भैया यहां पे दिक्कत हो रहा है, ये टर्म ऐड करो। वरना क्या होगा कि क्वालिटी चेक नहीं हुआ, क्वांटिटी चेक नहीं हुआ, उसका कोई एश्योरेंस ही नहीं है, तो फिर आप बहुत बुरी हाल पे फंस सकते हो। जब एलसी पे आप डील करते हो, स्पेशली अफ्रीका से जो भी इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे, तो ध्यान में यही रखना है कि भैया अगर मेरा कहीं पे भी थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं यहां पे रुक दूंगा। डॉक्यूमेंट इतना टाइट करो कि उनको इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा, क्वालिटी चेक करवाना ही पड़ेगा, क्वांटिटी चेक करवाना ही पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा पैसे लग रहे हैं टेस्टिंग के लिए तो दो, क्योंकि आपका पूरा शिपमेंट यहां पे रुका हुआ है। वरना क्या होगा, नहीं सर ठीक है थोड़ा बहुत तो टेस्टिंग में थोड़ा तो चलता है, छोड़ दो, तो फिर आपका पैसा भी जाएगा, जो माल आएगा उसको पता नहीं आपको कौन सा माल मिलने वाला है। तो इतना आप ध्यान रखोगे। रिक्वायर्ड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी लिखवा दो, क्योंकि एसजीएस या कोई और यूनिट, मैंने काफी सारे डिस्क्लोज किए हुए हैं दूसरे वीडियोस में, जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पे सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने इंस्पेक्शन एजेंसीज के डिटेल्स भी दिए हुए हैं, वहां पे जाके चेक कर लीजिए। उन इंस्पेक्शन एजेंसी से आप इंस्पेक्शन कराओ और पूरी डिटेल वहां पे इकट्ठा करो, सो दैट आपको प्रोडक्ट में या क्वांटिटी में या क्वालिटी में आपने जो माल बोला हुआ है और जितने में बोला हुआ है वो माल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करवा लो। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा शिपमेंट या पैकेजिंग इश्यूज, ये सारे क्लॉजेस इसमें नहीं होते हैं। अगर आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। तो यहां पे स्टैंडर्ड चार्जेस क्या हो सकते हैं, ये देखो यहां पे एचडीएफसी का मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे एलसी का क्या चार्जेस हो सकता है, शिफ्ट का चार्जेस क्या हो सकता है, हैंडलिंग का चार्जेस क्या हो सकता है, टोटल स्टैंडर्ड का क्या हो सकता है, ये सब चीजें आप देख सकते हो। ठीक है? इसमें दूसरा क्या होता है, ऑप्शनल या एक्स्ट्रा चार्जेस, डिस्कर्बेंसी चार्जेस है, अमेंडमेंट चार्जेस है, कंफर्मेशन चार्जेस है, कोरियर चार्जेस है। दूसरा क्या होता है ना, आपको यहां पे लगता है चुना, जो हिडन चार्जेस में होता है ना, बैंक आपको वॉलेंटरली बोलेगा या बताएगा, मगर कम से कम ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके जेब से पैसे जाने वाले। एक पुराने कहीं पे मैंने वीडियो देखा था, निर्मला सीतारामन को किसी इन्वेस्टर ने पूछ रहा था कि
मैम आप तो स्लीपिंग पार्टनर बन गए हमारे, मतलब मेरे स्टॉक में डालूं, प्रॉफिट में बेचूं, लॉस में बेचूं, आपको तो पैसे कमाएगी एज ए गवर्नमेंट। आप निर्मला सीतारामन तो यहाँ पे पैसे कमा ही रहे, राइट। यहाँ पे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हमारा स्लीपिंग पार्टनर बैंक है। हमारा धंधा प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, हम डूब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक वाले अपने चार्ज काटेंगे। और पैसे तभी मिलते जब उनकी चार्जेस कटते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे हिसाब से पैसे मिलेंगे, अगर हमारा मन होगा तो उनको देंगे, नहीं, पैसा तो उन्हीं के पास है, वो खुद ही कटवा लेंगे अपना, जो भी है काट छाट के हमें दे देंगे, फिर बोलेंगे भैया आपका यहां पे कट गया, ये ले लो अपना जो भी बचा हुआ है। तो ये चीजें आपके साथ ना हो, ऐसे अगर आपको करना है तो पहले ही आप देख लेना क्या क्या हिडन चार्जेस यहां पे हो सकता है। एडवाइजिंग बैंक चार्जेस, कि इशूइंग बैंक कौन सी है, एडवाइजिंग बैंक है तो उसका चार्जेस देख लो। स्टैंप ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट फीस क्या है, फॉरेक्स का मार्जिन कितना उठा रहा है, पहले नहीं बोलते हैं। एलसी के टाइम पे बिल्कुल नहीं बोलते कि आपके एलसी का मार्कअप कितना है। कन्वर्शन टाइम पे बोलते हैं नहीं नहीं हमारा ना आज के टाइम पे क्या रेट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसी का फॉरेक्स रेट यहां पे एक बार चेक कर लो। अरे यार, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आपका अगर बाइंग रेट है, बैंक खरीद रहा है, राइट, 83.63 आज का रेट। अगर वही बेचने जा रहे हो, मतलब आप खरीद रहे हो, डॉलर्स आपको इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको डॉलर्स में किसी को पेमेंट करना है, तब आपको क्या होगा 87.14। ये दोनों के जो डिफरेंस है ना, ये कमाई होती है बैंक की। तो आप क्या करोगे कि भैया देखो यहां पे क्या है कि फॉरेक्स मार्जिन जितना ले रहे हो ना वो मुझे पहले ही बताओ, क्योंकि ये कन्वर्शन हो सकता है, वो वैल्यूएशन ले लेता है, क्योंकि क्या रेट है आज का उसके ऊपर अच्छी रेट आप नेगोशिएट करोगे। क्योंकि अगर बैंक के ऊपर, अगर गूगल रेट पे भी आप देखते हो या एक्सी बोल के एक है, एक्सी.com, वहां पे भी जाके आप प्राइजेस चेक करो, और यहां पे रुपए के सामने, डॉलर के सामने आईएनआर कितना है, अगर आप डॉलर में डील कर रहे हो तो, राइट। तो ये प्राइस के ऊपर मिलना चाहिए, अगर कम से कम एक 10 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, उसको बोलते हैं बेस्ट रेट। 85.43 ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। अगर आप हेजिंग वगैरह करते हो तो देख लेना, अगर ये नेगोशिएट करते हो तो बहुत अच्छी रेट मिलेगी। काफी लोग बैंक वाले ही बोलते हैं नहीं नहीं ये तो बेस्ट रेट है, हमसे इससे ज्यादा कोई नहीं लेगा। देते हैं मार्केट में, जाके देखो 4-5 बैंक घूम के आओ, अच्छा वॉल्यूम है तो आपको बहुत अच्छी रेट मिल जाएगी। फॉरेक्स मार्जिन पहले ही क्लियर कर लेना, वरना बैंक यहां पे बहुत अच्छी तरीके से लूट लेगा। क्योंकि क्या है कि आपका पैसे तो उसके पास फंसे हुए हैं, आप एंड ऑफ द डे क्या कर सकते हो, कुछ भी तो नहीं। अभी एलसी का डिटेल्स आपने दे दिया, इसी बैंक से आपको काम करना है, आप इसके बैंक के साथ फंस चुके हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं एलसी लेने से पहले या एलसी करवाने से पहले इस बैंक का पहले ही मार्जिन फिक्स कर लेना, वरना क्या होगा कि आपको यही रेट दे देंगे 83.63, जहां पे आपका प्राइस होना चाहिए था 85.42। थोड़ा बहुत नेगोशिएट करोगे तो 85 तक आ जाएंगे या 85.3 तक भी आ जाएंगे। आप कितने टफ नेगोशिएटर हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, और कितना वॉल्यूम पे आप ट्रेड कर रहे हो। 1-2 डॉलर के लिए कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देगा, मगर आप हजारों में, लाखों डॉलर्स में अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा। यहां पे रीइंबर्समेंट बैंक फी, ये भी आपको देखना है, डिले पेमेंट इंटरेस्ट, जीएसटी, ये सब चीजें। अगर काफी लोग ये भी कहानी बनाते हैं सर ये पैसे क्या होता है पता है, मैनेजर, एक कोई ब्रांच मैनेजर था, वो बता रहा है कि नहीं सर ये पैसे यहाँ पे रूट होते हैं, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जाएगा, फिर उधर कन्वर्ट होगा, उसका फीस देना पड़ेगा, इसका फीस देना पड़ेगा, ऐसा बोल बोल के 15-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार तक भी लूटा हुआ है। एचडीएफसी बैंक का ही बता रहा हूं मैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये हुआ है, और ये गलती हमारी भी है क्योंकि हमने देखा ही नहीं कितना चार्जेस डल रहे हैं, और इसमें किसका चार्जेस किस पे ट्रांसफर हुआ है, ये किसी का कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, तभी संभाल के आपको पैसे मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिक कॉस्ट अगर मैं इस वैल्यूएशन पे अब मैं पकड़ के चलता हूं तो यहाँ पे 65,000, यहाँ पे कुछ और खर्चे आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे सरप्लस कॉस्ट आप कैसे अवॉइड करोगे, तो एक आप फुल लार्ज एलसी का जो चार्ज लिस्ट है वो ले लो किसी भी बैंक से। यहां पे आप देखो
पहले वो इतना ही बताएंगे, फिर बाद में डिटेल्स चार्ज लिस्ट में ना ये पूरी डिटेल्स आएगी, इसमें सारे चार्जेस है। ऐसा मैंने बताया ना कि कोई किसी का मनमानी नहीं चलती, जो भी है वो यहीं पे है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या रेट्स है, क्या चीज़ें हैं और कितना मुझे लग सकता है, और ये सब देख के आपको प्लान करना होगा। क्योंकि ऐसे लग जाते हैं ना, आपको लगता था कि यार 50,000 मेरा प्रॉफिट होगा, 50,000 तो ये खुद ही लेके गया, ये बैंक वाले ले गए, तो फिर आपके लिए बचा क्या है? कुछ नहीं। आपने तो कमा के सिर्फ बैंक वालों को दे दिया, बात खत्म। आपको तो इसमें कोई फायदा तो हुआ नहीं। पेपर में देखोगे तो यार 50,000 का प्रॉफिट है, मगर बैंक वालों का फीस कटने के बाद हमारे लिए कुछ नहीं बचा। तो ये सारी चीजें मैटर होता है। आप प्लीज ये सारी चीजें देखो, समझो, फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चार्जेस वो बोलते हैं, हजारों चीजें उन्होंने बना रखी है, और कुछ चीजें बोलते भी नहीं है मुंह पे, क्योंकि उनको भी खुद नहीं पता होता। बैंक मैनेजर्स की हालत इतनी बुरी है आज के टाइम पे, इनके ना एम्प्लॉयज रुकते हैं, बैंकिंग सिस्टम की बता रहा हूं, ना इनके एम्प्लॉयज रुकते हैं, इतना वो इंश्योरेंस पीछे लग जाता है। किसी बैंक मैनेजर को ना पूछने में डर आता है कि यार इसको पूछेंगे तो ये इंश्योरेंस के पीछे पड़ने वाला है। हेल्थ ले लो, वेल्थ ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, वो ले लो, ये ले लो, जो काम बोला है वो एक फूटी कौड़ी का भी नहीं करते। तो आज के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम एक इंश्योरेंस कंपनी बन चुका है। पहले क्या होता था, हमारे टाइम पे बैंक बैंकिंग का काम करता था, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का करता था। आज के टाइम पे क्रॉस बिजनेस के चक्कर में ना पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। शिपिंग गारंटी ये देख लो, फिर यहां पे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चार्जेस है, जो अप्लीकेबल है वो सारे लिखित में लेके उसका कैलकुलेशन खोल लो, और जब भी वो बात कर रहे हैं या जब भी वो चीजें बता रहे हैं, तो ये भैया तुमने जो हमारे काटा हुआ है ना, वो कहां पे काटा, किस लिए काटा, ये मुझे बताओ, इसका ब्रेकअप दो। सीधा सीधा वो लोग हाथ में थमा देते हैं 40% का डेबिट नोट, मतलब 40,000 रुपीज वो निकल गया। तो कहां निकला, क्यों निकला, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एलसी का, एफएक्स का तो फिक्स ही करो पहले। फॉरेक्स एक्सचेंज का जितना भी बनेगा पहले ही मार्कअप देख लेना, अगर वो लगता है वो मार्कअप ठीक है तो उस पर लॉक कराओ, उसी के अकॉर्डिंगली हेजिंग करके आप एलसी निकालो। वरना क्या होगा, ये लोग उधर खा जाएंगे, क्योंकि आपका पैसा वहां पे आ चुका है, आपको देना ही पड़ेगा, जो रेट वो बोलेगा उस रेट पे कन्वर्ट होगा, तो वो बड़ी दिक्कत होगी। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बड़ा पेमेंट है, तो प्लीज हेजिंग कर लो या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आपके एलसी में अगर आप लिखवाना चाहते हो या आपके लिए आया हुआ है, ऑल ओवरसीज चार्जेस विल बी बॉर्न बाय बेनिफिशियरी, तो जिसको ये एलसी मिल रहा है ना वो बेनिफिशियरी है यहां पे, ठीक है। बेनिफिशियरी का मतलब वही होता है कि जिसको ये एलसी मिल रहा है। अगर आपने ये लिखवा दिया है ऑल ओवरसीज चार्जेस विल बी बॉर्न बाय बेनिफिशियरी, तो ये पूरा चार्जेस जिसको पैसा मिल रहा है ना उसको ये पूरा चला जाएगा, वो खर्चा उस पर चला जाता है। अगर उसने पूछा नहीं है, बताया नहीं है, या एलसी पे ऐसा लिखा है या नहीं है, ये चेक नहीं किया है, तो आपका जो भी ओवरसीज का खर्चा है वो आपके ऊपर आ जाता है। तो ये देख लेना कि अगर कहीं पे आपके एलसी में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है, तो प्लीज आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करोगे कि भैया ये मैंने अग्री नहीं किया है, इसके अकॉर्डिंगली आपको मुझे बेयर नहीं करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हटेगा तो 30-40 हजार आपका जाने वाला है, इतना गारंटी है, देख लेना। मैं वॉल्यूम के हिसाब से बता रहा हूं, अगर 5,000 का डॉलर है, मैं तो उसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, बड़ा रकम है तो बहुत अच्छे पैसे आपके घुस जाएंगे यहाँ पे। तो अवॉइड अननेसेसरी अमेंडमेंट्स और डिस्टर्बेंसेस, जितना हो सके अमेंडमेंट करना। नहीं सर यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, इसको ठीक करो। बैंक वाले जब एक बार एलसी निकालते हैं ना, उसको एडिट करने के लिए पैसे लेते हैं, तो उसके भी चार्जेस यहाँ पे लिखे होते हैं, राइट। तो वहां पे जाके आप चेक करो कि क्या प्राइसेस लिखे हुए हैं, कितने में खर्चा हो सकता है, क्या क्या चीजें खर्चा हो सकता है, वो सब देख के आप प्लान आउट करो। अमेंडमेंट और डिस्टर्बेंसेस जो भी है, जितना कम हो उतना अच्छा है, अगर ना हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आप दोनों के लिए पैसा बचने वाला है। क्योंकि बैंक को देखो क्या है ना, मुझे बायर पे भरोसा नहीं है, मुझे बैंक पे भरोसा है, उसके वजह से हम लोग ये एलसी करते हैं। मगर बैंक भी यहाँ पे खाली नहीं बैठा है, बैंक भी अपना धंधा लेके बैठा है, वो आपसे ही चूज के ही पैसा निकालने वाला है। तो क्या होता है ना, ये एंड ऑफ द डे उनका बिजनेस भी चलना चाहिए, तो अभी वो हमारे बिजनेस पे ही उनका बिजनेस चलाते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के करिए, जो भी है जितना प्रॉपरली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लीगल समरी यहाँ पे फाइनल क्या है कि बैंक एक बार बोल दिया, अगर डॉक्यूमेंट आपने ढंग से दे दिया तो वो पैसा देगा ही देगा, कोई भी डाउट मत रखिए। एलसी में आपका पैसा डूब ही नहीं सकता है, 100% गारंटीड है। हाँ, रिवोकेबल या इरिवोकेबल एलसी में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकता है,
रिवोकेबल एलसी कभी मत करना, इररिवोकेबल एलसी पे ही आपका सारा काम होना चाहिए, उतना ध्यान रखिए। पूरा वीडियो एलसी का है, वो देख लेना। यहाँ पे कोई भी गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या डिस्प्यूट्स नहीं है, आपका कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो एलसी पे इफेक्ट नहीं करेगा। आपका और इंपोर्टर या एक्सपोर्टर इंपोर्टर का या इंपोर्टर एक्सपोर्टर का जिसका भी जो भी झगड़ा चल रहा है, बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं है। बैंक प्रोडक्ट से डील नहीं करता है, बैंक सिर्फ पेपर से डील करता है। अगर उसका डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो उसको पैसे मिलेंगे, भले ही वो प्रोडक्ट में कुछ भी भेजा हो, या वहां पे माल ठीक था, यहां तक आते आते वो सड़ भी गया, वो आप दोनों का इशू है, आप बाहर जाके सेटल करो, पेमेंट उसका नहीं रोक सकते, तो ये गारंटेड है। तो यहां पे क्या है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ वाया टाइट एलसी ड्राफ्टिंग। एलसी ड्राफ्टिंग में आपको जितना दिमाग डालना है उतना सारा डालो, जितना सारा खर्चा डाल सकते हो उतना सारा खर्चा डालो, और जो भी हो सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करो, सो दैट मेरी कहीं पे भी वहां पे गड़बड़ी नहीं हो सकती, उतना आप ध्यान रखोगे। अगर कहीं पे गड़बड़ी है तो फिर वह यहां पे देखोगे, क्योंकि बैंक क्वालिटी में डील नहीं करता, बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे डील करता है। डॉक्यूमेंटेशन सही है, फटाक से पेमेंट चला जाएगा। क्वालिटी में कोई गड़बड़ी आई तो फिर आप फंस जाओगे। तो प्लीज आप एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वहां पे लगाओ तो आप बच जाओगे। तो यूज ट्रेड कंसल्टेंट टू स्ट्रक्चर एलसी सिक्योरली। अगर आपको नहीं आता है एलसी कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या क्या चीजें डलवानी है, कैसे आपको डलवाना है, नहीं पता, तो प्लीज कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे देके आप अपना एलसी सिक्योरली कर सकते हो। अगर आपको कोई असिस्टेंट चाहिए एलसी में तो प्लीज टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपके पास एलसी कॉपी है, आप फंसने वाले हो या फंस चुके हो, ये ड्राफ्ट आ चुका है, अगर एक बार चेक करवाना है तो ईमेल करिए, और एक व्हाट्सएप मैसेज या कमेंट में डाल के आप भेज सकते हो कि सर मेरा एक एलसी का कॉपी है, एक बार चेक करके आप बता देना कोई गड़बड़ी है या नहीं है, राइट। इतना भी आपको फ्री में हो सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई सवाल है या और कोई डाउट है, क्योंकि ये सारे सवाल की जवाब जो आती है ना, ये सारी चीजें आपके कमेंट या मेरे टीम के साथ जब भी आपका कॉन्वर्सेशन होता है तभी हमें समझ में आता है कि लोगों को ये वाली तकलीफ है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे आपका तकलीफ क्या है और कंफ्यूजन क्या रह गई है, तो तब तक मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो ये आपके लिए अच्छी है, अगर कोई है मेरा सवाल के जवाब देने वाला तो फिर आप बिल्कुल ले सकते हो, राइट। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो ऑफिस नंबर पे कॉल करिए, वहां पे आपको पूरी सपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पे ऑफिस का नंबर है। तो कोई भी पेड सर्विस है, बायर फाइंडिंग हो, डेटा फाइंडिंग हो, या कंप्लायंसेस हो, लीगैलिटीज हो, मार्केट रिसर्च हो, रिपोर्ट्स हो, कुछ भी हो, तो फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फ्री में कोई सर्विस चाहिए, हमारी कंपनी एनजीओ नहीं है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स यूज करिए। यूट्यूब फ्री है, यूट्यूब में जो भी कमेंट्स आप डालोगे मैं खुद ही रेस्पॉन्ड करूंगा, और जो भी आपका सवाल है उसमें क्लियर करूंगा। अगर उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं तो बिल्कुल बना के पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़िए, और एलसी का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो भी जाके देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।